नमस्कार, गरम चाय की चुस्कियों और गर्मा गर्म चुनावी खबरों के साथ मैं हूं करुण कुमार। जैसे जैसे चुनाव के अगले फेज नजदीक आते जा रहे हैं, चुनावी गहमा गहमी बढ़ती जा रही है और खबरें भी जो है वो लगातार निकलती जा रही है। और अगर चुनावी केतली की बात करें तो वो तो लगातार गर्म होती जा रही है और वैसे ही खबरें भी छन छन कर आ रही है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की खबरों की हम शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं फतेहपुर सिकरी की खबर से, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्याय यात्रा का आगाज किया और उनके साथ हमेशा की तरह आजकल दिखाई पड़ती है प्रियंका गांधी, वो भी वहां पर मौजूद थी और उन्होंने वहां पर जमकर मोदी सरकार पर आरोप लगाए। और क्या कुछ कहना था ये हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ राज बब्बर के लिए किस तरह से उन्होंने जनता से वोट मांगे, लोगों से वोट मांगे और वहां पर क्या कुछ खास दिखाई पड़ा। सबसे पहले ये खबर देखिए। ये तस्वीर लोकसभा चुनाव के दूसरे दौर की जंग की है। कांग्रेस ने फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से अपनी न्याय यात्रा का आगाज किया। कांग्रेस के लिए मिशन कितना अहम है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके आगाज के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों मौजूद थे। फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस ने राज बब्बर को मैदान में उतारा है। यूपी पर फोकस कर रही प्रियंका वाड्रा ने मोदी सरकार पर युवाओं और किसानों के मुद्दों की अनदेखी का इल्जाम लगाया है। मैं 2 महीनों से उत्तर प्रदेश का दौरा लगा रही हूँ। मैंने वो सच्चाई उन नौजवानों की आंखों में देखी है जो हर चौराहे पे, हर बाजार पे मुझसे मिलते हैं और कहते हैं कि हमारे पास दीदी कोई रोजगार नहीं है। मैं वो सच्चाई उन आलू किसानों की आंखों में देखती हूँ जो लखनऊ, रायबरेली तक मेरे पास आकर मेरे से बात करते हैं, मुझे बताते हैं कि आज बीज का दाम उपज के दाम से ज्यादा है, कि कर्ज में डूबे हुए हैं, कि उनकी लागत दुगनी हो चुकी है। किसानों से कहा कर्जा माफ करूंगा और हिंदुस्तान के हर व्यक्ति से कहा मुझे प्रधानमंत्री बना दो और मैं हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दूंगा। भाइयों और बहनों, आपको 15 लाख रुपए मिल गए? मिले? कोई यहां है जिसको 15 लाख बैंक अकाउंट में मिला हो? तो नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए का झूठ बोला। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर 18 अप्रैल को मतदान होना है। कांग्रेस की कोशिश किसानों, युवाओं और मुस्लिम वोटर को साधने की है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने न्याय यात्रा के जरिए गरीबों के अकाउंट में हर साल 72,000 के वादे को फिर से दोहराया है। जब आप सवाल उठाते हैं, आपसे कहा जाता है कि आप देशद्रोही हैं। मैं महिलाओं से मिली, अध्यापकों से मिली, किसानों से मिली, जिनको पीटा गया जब उन्होंने प्रदर्शन किया, अपना हक मांगा, अपना अधिकार मांगा, उनको पीटा गया, उन पर तमाम कानून लगाए गए, रासुका लगाया गया और उनको कहा गया कि तुम देशद्रोही हो, तुम आवाज उठाते हो, तुम सवाल उठाते हो। 72,000 रुपए, यह आपने पोस्टर पे लिखा हुआ है, 72,000 रुपए। ये न्याय है? 72,000 रुपए एक साल के, 3,60,000 रुपए 5 साल के। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हिंदुस्तान के सबसे गरीब, सबसे कमजोर 20% लोगों के बैंक अकाउंट में हर साल 72,000 रुपए हम डालेंगे। कांग्रेस अपनी न्याय यात्रा के जरिए गरीबों के बीच जगह बनाने की कोशिश में है। राहुल गांधी बाकायदा मंच से ये बताते हैं कि न्याय स्कीम के जरिए गरीबों के खाते में हर महीने 6,000 रुपए पहुंचाना कैसे मुमकिन है। हालांकि सवाल ये है कि क्या कांग्रेस का फॉर्मूला वाकई उसके लिए बड़े बदलाव की तस्वीर लेकर आएगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो ये बड़ा सवाल है कि न्याय यात्रा से फतेहपुर सिकरी में क्या कांग्रेस को फतह हासिल होगी। वैसे अगर केतली में चाय उबलने लगे तो फिर मामला जो है वो कंट्रोल के बाहर होने लगता है। अभी ये चर्चा कर रहे थे, जब ये चाय की चुस्कियां ले रहे थे तो आप जब दिखा रहे थे उधर केतली में से उफान आने लगा था, उसी तरह से खबरें भी आती हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती हैं तो फिर हालात किस तरह से हो जाते हैं। मुंबई से खबर आई जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार उर्मिला मातोंडकर चुनाव प्रचार के लिए गई थी और उसी वक्त हंगामा खड़ा हो गया था। क्या था मामला, क्यों हंगामा खड़ा हो गया, हम नहीं बताएंगे, आप खुद देखिए और हमें चाय पीने दीजिए।
ये किसी बीजेपी के रोड शो या सभा का नजारा नहीं है, बल्कि मोदी मोदी के ये नारे नॉर्थ मुंबई से कांग्रेस उम्मीदवार उर्मिला मातोंडकर के प्रचार के दौरान लगाए गए। दरअसल मुंबई के बोरीवली में उर्मिला प्रचार के लिए निकली थी, तभी वहां मौजूद कुछ बीजेपी समर्थक मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। जब उर्मिला के समर्थकों ने बीजेपी समर्थकों को वहां से हटाने की कोशिश की तो नौबत दोनों के बीच हाथापाई किया गई। उर्मिला ने पूरे मामले की शिकायत बोरीवली पुलिस थाने में दर्ज कराई। बीजेपी की ओर से समर्थकों के साथ मारपीट के आरोपों पर उर्मिला ने सफाई देते हुए कहा कि हाथापाई की शुरुआत पहले बीजेपी समर्थकों की ओर से हुई। वहीं उत्तर मुंबई सीट से मौजूदा सांसद और बीजेपी उम्मीदवार गोपाल शेट्टी ने उर्मिला के आरोपों से इंकार किया। देखिए, कांग्रेस को अभी अंदाजा आ गया है कि वो बुरी तरह से हार रहे हैं, इसलिए अभी इस प्रकार के सब वो पैंतरे करेंगे। ये कोई कांग्रेस के लिए नया नहीं है, कांग्रेस की पुरानी आदत है हिंसा खुद करना, आरोप दूसरे पे लगाना। अब पूरा देश मोदीमय हुआ है तो उसमें कोई क्या करेगा। जनता को भी, जैसे कांग्रेस पार्टी को अधिकार है प्रचार करने का, भारतीय जनता पार्टी को अधिकार है प्रचार करने का, वैसे देश के जनता को भी अधिकार है प्रचार करने का। उर्मिला ने बीजेपी उम्मीदवार गोपाल शेट्टी पर यह भी आरोप लगाया कि वो उनका नॉमिनेशन रद्द करवाने के लिए चुनाव आयोग गए थे। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर हंगामा देखने को मिला। अगर दो पार्टियों के समर्थक आमने सामने आ जाएं तो फिर ये स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन अगर जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा की गई तो फिर ये निंदनीय है। उर्मिला मातोंडकर का क्या कुछ कहना था, न्यूज़ नेशन से उन्होंने खास बातचीत की। हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान उनका क्या कुछ कहना था, आप भी सुनिए। उर्मिला जी, क्या हुआ था? आप खुद वहाँ पर चुनाव प्रचार में थी। देखिए, काफ़ी देर से ये लोग जो है हमारे मीटिंग में आ गए 10-15 और उन्होंने नारेबाजी करना शुरू किया। उसके ऊपर काफ़ी देर तक मैं खुद उनसे हंसी हूँ। मैंने कुछ थम्सअप किया, मैंने कुछ ऐसे किया, मैंने बोला ठीक है भैया चलो, मुझे लगा करके निकल जाएंगे, ठीक है, होता रहता है। उसके बाद उन्होंने बहुत अश्लील और गंदे तरीके से हाव भाव और नाच का ऐसे कुछ अचानक वियर्ड चीज़ें शुरू की, जिसके मैं खड़ी हो जहाँ पर थी वहाँ से मुझे खुद को भी विचित्र लगने लगा और हमारी सारी महिलाएं जो वहाँ पर खड़ी थी, आजू बाजू से जा रही थी, उन्हें भी वो विचित्र लगने लगा। आप इस तरह के माहौल मेरे ख्याल से पहले कभी नहीं रही। तो अब आप पुलिस के पास भी गई थी, तो क्या आगे एक्शन ले रहे हैं आप? नहीं, मैं झूठ बोलूँगी अगर मैं कहूँगी कि मेरे काफ़ी देर तक हाथ पैर हिल रहे थे, क्योंकि मैंने इस तरह का हिंसक रूप कभी अपने सामने देखा नहीं था, ना मैं कभी पुलिस स्टेशन में गई थी। लेकिन एक बात मैं उतनी ही विनम्रता से, उतने ही धैर्य से और दृढ़ता से कहूँगी, बार बार कहूँगी कि मैं परम पूज्य शिवाजी महाराज जी के धरती से हूँ, मैं मराठी हूँ और एक बार जो मैंने मेरा पैर आगे रखा और वो सच के लिए, न्याय के लिए रखा, उससे मैं ना झुकूंगी ना मैं पीछे हटूंगी। अच्छा, नहीं ऐसा तो वैसे चर्चा जब होती है यहाँ पर चाय के चौपाल में तो बात सामने आती है कि जो अभिनेता से नेता बनते हैं उस पर पहल लोग ज्यादा यकीन नहीं करते हैं, लेकिन जिस गंभीरता से उर्मिला मातोंडकर इस वक्त चुनाव मैदान में उतरी हैं उसे लेकर यह साफ है कि वो बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। और इस बीच हमेशा अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले आजम खान एक बार फिर से अपने विवादित बयान की वजह से मुश्किलों में फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और एक बार फिर उनके विवादित बोल जया प्रदा के लिए निकले हैं और जया प्रदा ने इसके लिए उनकी उम्मीदवारी पर रोक लगाने की मांग की है, बैन करने की मांग की है। क्या ये पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं। उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे, मैं 17 दिन में पहचान गया। रामपुर के शाहबाद में दिया गया आजम खान का यही वो विवादित बयान है जिस पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। बयान इतना शर्मनाक है कि हम आपको इसके आगे की बात सुना नहीं सकते। आजम खान ने इस बयान में जया प्रदा का नाम लिए बगैर उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिस पर जया प्रदा ने कड़ी नाराजगी जताते हुए आजम खान पर पलटवार किया। हम लोग इसको रिपीट भी नहीं कर सकते, इसको वापस हम ये टिप्पणी किया करके हम मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं। उस तरह की ज़बान इन्होंने इस्तेमाल किया है इस बार, तो मतलब हद पार कर दिया। विवादित बयान को लेकर जया प्रदा और आजम खान आमने सामने हैं, तो वहीं विवाद ने तूल पकड़ा तो आजम खान ने बयान पर सफाई दे डाली और कहा कि उनका बयान जया प्रदा पर नहीं था। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी की ना खूबी बताई ना बुराई बताई। मैंने एक शख्स जो दिल्ली में बीमार है, काबिल रहम है, जिसने मुझे
कहा कि 150 राइफल्स लेकर मैं आया था, अगर आज़म दिखता तो मैं उसे छलनी कर देता। मैंने उसके ताल्लुक़ से ये कहा कि लोगों को पहचानने में बहुत देर लगी। लेकिन विवादों का तीर मयान से बाहर निकल चुका था, जिसे ना तो आजम खान के लिए संभालना आसान था और ना ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए। मैं चाहती हूँ कि इसका चुनाव तो मतलब इसका चुनाव नहीं होना चाहिए, इसको चुनाव से इसको रद्द करना चाहिए। अगर कहीं कोई साहब मेरा साबित कर दें कि मैंने कहीं किसी का नाम लिया है और नाम लेकर मैंने किसी की शान में तौहीन की है, तो मैं चुनाव से हट जाऊंगा। शाहबाद की रैली में आजम खान के साथ मंच पर पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद थे। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है, जब आजम खान ने विवादित टिप्पणी की तो उस पर अखिलेश यादव ने चुप्पी क्यों साधे रखी, और इसी को मुद्दा बनाकर बीजेपी हमलावर है। टीम न्यूज़ नेशन। तो इस तरह के विवादित बयान आए तो चाय की चुस्की और चाय का मज़ा जो है बेकार हो जाता है, बेरंग हो जाता है। और इस तरह से जो बयान आया है आजम खान का, कार्रवाई की बात हो रही है और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आजम खान के साथ साथ एसपी और बीएसपी दोनों से भी माफी मांगने की मांग की है। सार्वजनिक जीवन में माताओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं। चुनाव जीतने के लिए इतनी नीची और ऊंची भाषा का शब्द का प्रयोग कभी नहीं करते। मेरी मांग है सपा और बसपा दोनों से, इस देश की करोड़ों माताओं की आप लोगों ने माफी मांगनी चाहिए और आजम खान को भी इस देश की माताओं की माफी। तो 18 अप्रैल को दूसरे दौर का मतदान होना है और रैलियों का तांता लगा हुआ है। और इस बीच अलीगढ़ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक रैली की और उस रैली में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में बीजेपी भी केंद्र में इनकी सरकार की रही, खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी। और अपने चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं। तो मुकाबला दिलचस्प होगा माना जा रहा है महागठबंधन और बीजेपी के बीच। और समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं, सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई हैं। और इस बीच बीजेपी ने 7 कैंडिडेट्स के नाम का अनाउंस कर दिया। रवि किशन जो अभिनेता से नेता बने हैं, गोरखपुर से उन्हें उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। रवि किशन के बारे में बता दें कि वो पहले जौनपुर से कांग्रेस की तरफ से चुनाव में उतर चुके थे मैदान में, लेकिन उन्हें हार का सामना पिछले लोकसभा चुनाव में करना पड़ा था। लेकिन जो समीकरण है आपको बता दें, रवि किशन राम भुवल निषाद के सामने यहाँ पर किस्मत आजमाते नजर आएंगे और बहुत कुछ दारोमदार इनके ऊपर बीजेपी को जीत दिलाने की। रवि किशन पर दांव यहाँ पर लगाया है बीजेपी ने और राम भुवल निषाद उनके सामने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महागठबंधन की तरफ से। और 7 उम्मीदवारों के नाम हैं और जिस तरह के समीकरण यहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं हम आपको बता दें। और फिलहाल जो तस्वीर है आप किस तरह से दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी और खास इन्होंने भूमिका निभाई इन्हें बीजेपी में शामिल करने में। और प्रवीण निषाद बीजेपी के प्रत्याशी परवेज खान उनके सामने और संत कबीर नगर से ये भी एक रोचक मुकाबला होगा माना जा रहा है। प्रवीण निषाद बनाम परवेज खान, संत कबीर नगर, और यहाँ पर ये दोनों उम्मीदवार किस्मत आजमाते नजर आएंगे। तो 7 उम्मीदवारों के नाम बीजेपी ने किया और किस तरह से ये मुकाबला हो सकता है ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो चाय गरम में फिलहाल इतना ही। कल इसी वक्त हम एक बार फिर से हाजिर होंगे गर्मा गर्म चुनावी खबरों के साथ, लेकिन आप लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।